कल हम लोगों ने पहले भाव की चर्चा की थी कि पहला भाव से हम जीवन में क्या देखते हैं। आज हम इससे आगे की यात्रा करेंगे जो कि बहुत ही अद्भुत रहने वाली है। जो लोग अपने आप को इस फील्ड में प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए आज की क्लास आई ओपनिंग हो सकती है, बशर्ते कि आप बीच में संयम बनाए रखें। आप के सामने सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे लोगों के, वो सेकंड हाउस से रिलेटेड आएंगे, यानी कि धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। आज की इस क्लास में अगर आपके भाग्य ने आपका साथ दिया तो धन जीवन में कैसे आता है, इसका सूत्र भी आपको समझ में आएगा, जो कि आपके ऋषि, ज्योतिष के ऋषि आपको समझा रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो हमें बताता है कि मनुष्य को कब कब क्या क्या करना चाहिए, और जीवन में किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसका सूत्र क्या है, उसका फार्मूला क्या है। कल आप लोगों को बताया था, भगवान श्री हरि विष्णु जी की माया से हमें पूर्व जन्म याद नहीं रहता। पिछले जन्म में हमने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किए, कितनी लर्निंग्स की, कितनी एजुकेशन गेन की, वो सब हमारा सब खत्म हो गया। और इस जन्म में हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है हर चीज की। चाहे कोई विद्या सीखने की बात हो या किसी प्रकार की मेहनत मशक्कत की बात हो, हर काम जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। सेकंड हाउस हमारे धन का भाव है। कैसा धन? इज्जत से कमाया हुआ धन। लाल किताब कहती है दूसरा भाव वो है जो इज्जत से कमाया हुआ धन होता है। वैसे तो ज्योतिष में हर भाव और हर ग्रह आपको धन देने में सक्षम होता है, परंतु दूसरा भाव में ही सीक्रेट छिपा हुआ है धन आने का। धन किस तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस संसार के 70% लोगों के साथ धन की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। धन का स्ट्रगल हमेशा बना ही रहता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रश्न इसी भाव से पूछा जाता है कि बताइए पंडित जी, मेरे पास धन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करूं मैं जिससे धन मेरे जीवन में सहज गति से आना आरंभ हो जाए। लाल किताब सेकंड भाव को ऐसे मानती है कि जैसे भगवान भोलेनाथ नंदी बैल पर बैठे हुए हैं। आपने भगवान शिव का वो चित्र अवश्य देखा होगा जिसमें भगवान भोलेनाथ नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके मस्तिष्क के ऊपर चंद्रमा भी विराजमान है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृष राशि यहाँ पर फॉल करती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। मित्रों, तीन ग्रह दूसरे भाव में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में कितना धन आएगा। सबसे पहला है शुक्र और दूसरा है गुरु। गुरु दूसरे भाव का कारक ग्रह होता है, ये हमें समझना होगा। दूसरे भाव का कारक ग्रह गुरु होता है, और कारक का मतलब है अवेलेबिलिटी। इस संसार में ये चीज तुम्हें अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, अर्थात धन तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये गुरु डिसाइड करेगा। और मिलेगा तो कैसे मिलेगा?
मेहनत मशक्कत से मिलेगा या सहजता से मिलेगा, कम से कम मेहनत करके मिलेगा या बिना मेहनत किए मिलेगा, ये बात गुरु ग्रह डिसाइड करता है। तो हमें ये समझना होगा, सेकंड भाव के दो मालिक हो गए, एक शुक्र हो गया, एक गुरु हो गया, और तीसरा होता है चंद्रमा, जो सेकंड भाव में आ करके उच्च का हो जाता है। जो चंद्रमा है वो आपके धन के आवागमन को दिखाता है, यानी कि जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ऑफ कैश होता है, वो चंद्रमा डिसाइड करता है। धन कितने सहजता से आएगा कि मुश्किलों से आएगा, ये गुरु डिसाइड करता है। और शुक्र डिसाइड करता है क्या आप धन का उपयोग कर पाएंगे या धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तीन बड़े फैक्टर हैं। आज की ये क्लास हमारी इन तीन फैक्टर्स के ऊपर है। अगर आपने इन बिंदुओं को समझ लिया, आज की क्लास को समझ लिया, तो आप सामने वाले को रेमेडी भी देने में सक्षम होंगे। पर मैं उन सबसे पहले कहूंगा कि आपको सबसे पहले ये रेमेडी खुद के ऊपर आजमानी है। दूसरों को बाद में देने का काम करना, पहले खुद देने का काम करना, खुद अपने ऊपर करने का काम करना। अभी परसों मेरी किसी सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, पर मैं किसी से फीस नहीं लेता हूँ, पर मैं आपके वीडियो देखता हूँ, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर पैसे भी नहीं देना चाहता हूँ। मैंने कहा हम हिंदुस्तान में सबसे कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा फिर भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, और इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी से नहीं लेता हूँ। मैंने उन्हें एक बात कही, तुम में देने का सामर्थ्य है ही नहीं। तुम्हारे पास खुद के पास कुछ नहीं, तुम दूसरे को क्या दोगे। तुम्हें खुद को ये कला नहीं आती कि धन कैसे कमाया जाता है, तुम दूसरों को वो कैसे दे सकते हो। ध्यान रहे, आप संसार में वही चीज बांट सकते हो जो तुम्हारे झोले में भगवान ने दी है। झोले का मतलब जो तुम्हारे दिमाग में दिया है, जिसकी कार्य कुशलता तुम्हारे पास है, वो ही तरीका आप सिखा सकते हो। मैं दावा करता हूं मैं आपको ज्योतिष सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। मैं दावा करता हूं कि मैं लाल किताब को प्रेडिक्ट करना सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। अगर आप मुझे कोई ऐसी विद्या कहें कि जो मुझे ना आती है, क्या मैं सिखा पाऊंगा? आप कहेंगे नहीं, और ये सत्य है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा अपने शिष्यों से एक ही बात कहता हूं, जो आपको सूत्र जिंदगी में समझ में आए, सबसे पहले खुद आजमाना। तुम्हारे पास कोई चीज इस संसार में नहीं आ रही है, उसको समझना, उस कर्मा को समझना, ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारे पास वो नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बावजूद भी धन नहीं आता। आखिर कहाँ पर मामला फंसा हुआ है? सारा पेच दूसरे भाव में ही फंसा हुआ है। दूसरे भाव से हम वाणी देखते हैं, बातचीत देखते हैं, जो हम बोलते हैं वो सेकंड भाव का करिश्मा है। इस बोलने की क्रिया में ही सारा करिश्मा छिपा हुआ है। जो शब्द है, शब्द ही भाषा का निर्माण करते हैं, और भाषा ही कम्युनिकेट करती है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं, और शब्द का संबंध गुरु ग्रह से है। ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग हटके बता रहा हूं। शब्द का संबंध गुरु ग्रह से है। गुरु आपको शब्द ही देता है। गुरु आपको शब्दों से प्रहार ही करता है। गुरु की परिभाषा जो बड़ी डिफाइन है और बड़ी डिवाइन है, वो क्या है? गुरु क्या करता है? गुरु का काम है
शिष्य पर चोट मारना। गुरु का काम है जो तुमने सीखा है उसको मिटा देना। जब भी कोई शिष्य गुरु के सामने आए तो गुरु का पहला फर्ज बनता है कि जो सीख के आए हो उसको भुला दे। अगर तुम आस्तिक हो तो नास्तिक बना दे, नास्तिक हो तो आस्तिक बना दे। क्योंकि जब ही वो कुछ लिख पाएगा आपकी कोरी स्लेट के ऊपर, जब आप खाली हो जाओगे, जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं, ज्योतिष सीख करके आते हैं, बड़े-बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और बड़ी-बड़ी बातें सोच के आते हैं कि हमारी वहाँ पे बड़ी भारी रेपुटेशन बनेगी। मेरा क्या फर्ज बनता है? मेरा पहला फर्ज बनता है, अगर मैं आपका गुरु हूँ, तो आपके अहंकार को तोड़ दूँ। जो तुमने सीखा है, वो कैसा सीखा है, कैसा नहीं सीखा, उसको मिटा दूँ मैं। अगर मैं मिटाने में सक्षम हूँ, तो मैं गुरु हूँ, और अगर मैं मिटाने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं गुरु भी कहलाने लायक नहीं हूँ। एक सामर्थ्यवान गुरु वही होता है जो इस कार्य को करने में एक्सपर्ट होता है और जो निष्पक्ष भाव से होता है, जिसके हृदय में केवल और केवल शिष्य के प्रति प्रेम, शिष्य के प्रति सद्भावना छुपी हुई होती है। वो बताता है कि किस चीज को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, पर उससे पहले उसके अंदर शिष्यत्व की परिभाषा घड़ने शुरू कर देता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं और शब्दों का देने का कार्य गुरु का है। और गुरु को ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे उसका अहंकार समाप्त हो जाए। सामने वाला व्यक्ति भी निष्पक्ष कैसे रहा जाता है, वो निष्पक्षता उसके जीवन में आ जाए, तो ही वो धन कमाने में सक्षम होगा। हम सभी लोग सुनते हैं, पर केवल वो ही बात सुनते हैं जो बात हमें नहीं बदलना चाहती, जो बातें आपको जीवन में परिवर्तन करने की बातें करती हैं, जो लोग आपको परिवर्तित होने का उद्देश्य देते हैं, उनकी बातें सुन करके नींद आने लग जाती है, क्योंकि वो हमारे मन पसंद की बातें नहीं। हम बदलना नहीं चाहते अपने आप को, हम अपने आप को खोना नहीं चाहते। हम जैसे भी हैं, हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बढ़िया कोई दुनिया में है ही नहीं, और इसलिए हमें बदले जाने की आवश्यकता ही नहीं। और गुरु तो विपरीत क्रिया करता है। वो कहता है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो पूरा का पूरा ये मॉडल चेंज करना पड़ेगा। इस मॉडल से बात नहीं बनेगी, और यहीं से बात खराब होनी शुरू हो जाती है। यही कारण है एवरीवन नोज द फार्मूला ऑफ सक्सेस, पर उन्हें अपने इस फार्मूले के तहत वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए गुरु की क्रिया को अगर आप समझ गए, अगर आप कुंडली में बैठे हुए अपने गुरु ग्रह को पहचान गए, तो समझ लेना धन कमाना सबसे आसान है। इस संसार में अपने लिए धन कमाना बहुत बहुत आसान है, परिवार के लिए धन कमाना और भी आसान है, बहुत सारे लोगों के लिए धन कमाना उससे भी ज्यादा आसान काम है, बशर्ते हम गुरु की इस क्रिया को नहीं समझ पाते। अगर गुरु के सामने हम अकंप भाव से केवल शब्दों के को सुने, और जब सुने तो अकंप भाव से सुने। अकंप भाव का मतलब होता है बिल्कुल शांत और स्थिर, अंदर से चेतना शक्ति हमारी उस समय प्रवाहित होनी चाहिए। तो एक एक शब्द, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द गुरु मंत्र की तरह पवित्र होता है। गुरु के साथ बहसबाजी, गुरु के साथ वाद विवाद, ये केवल और केवल आपके धन को नष्ट करता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। गुरु आपकी जन्म पत्रिका में डिसाइड करने वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। ध्यान रहे, सेकंड हाउस का गुरु गुरु है, जो आपको शब्दों के माध्यम से आपको परिवर्तन करना चाहता है। पर जब यही गुरु पांचवें भाव में होता है, तो आपको शिष्य बनाने की प्रक्रिया में लेके जाता है। इसलिए पांचवें भाव से शिष्य देखे जाते हैं, और जब वो नवम भाव में जाता है, तो भगवान का आशीर्वाद बन करके उभरता है। अब मैं लाल किताब की थ्योरी क्या कहती है, ये मैं समझाता हूं कि हमारे जीवन में धन किस प्रकार से आता है।
नवम भाव जो कि परमात्मा का आशीर्वाद है, यहीं से शुरुआत होती है धन की। यहीं से धन रूपी बादल बनते हैं, ध्यान से समझना, यहीं से धन रूपी बादल बनते हैं। और दसम भाव से वो जल ग्रहण करते हैं। जल का मतलब समझ गए, पानी, पानी वहां से उठाते हैं। 10वां भाव कर्म का भाव है, अर्थात किस्मत के बादल 10वें भाव से कर्म रूपी जल उठाते हैं और सीधा दूसरे भाव से टकराते हैं। और दूसरा भाव जो होता है उसे कहा गया है पहाड़। ये दूसरा भाव जो होता है, ये वो पहाड़ है जो 9वें भाव से आने वाले बादलों को रोकने में सक्षम होता है। अब किसी का सक्षम होता है, किसी का नहीं सक्षम होता। जिसका पहाड़ छोटा, बादल आता है किस्मत रूपी और ऊपर से निकल जाता है, अर्थात पानी नहीं बरसता। क्योंकि जब तक पहाड़ से बादल टकराएगा नहीं, बरसात नहीं होगी। और ये जो बरसात होती है, ये कुंडली के चौथे भाव में होती है। इसलिए चौथे भाव में जो बरसात का पानी आता है, वहीं से फसल उत्पन्न हो। ये लाल किताब का धन का आवागमन का सूत्र है। अब इस चीज को समझना। नवम भाव को याद करो, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि नवम भाव जो है गुरु का भाव है। यहां से गुरु तुम्हारी किस्मत बनाते हैं, किस्मत रूपी बादल बनाते हैं और कर्म को साथ में लेकर के दूसरे भाव से टकराते हैं। और दूसरा भाव का पहाड़ बड़ा कैसे बनता है, तो हमें अपने दूसरे भाव के रूपी पहाड़ को बड़ा बनाना है। जो लोग गरीब हैं, उनके पहाड़ या तो है ही नहीं या बहुत छोटे हैं। जो जितना बड़ा पहाड़ बन करके उभर करके आएगा, वो उतना ही किस्मत से आने वाले बादलों को रोक करके धन कमाने में सक्षम हो जाएगा। ये कैसे कमाई होती है? दो चीज मैं बताऊंगा आपको। दो फार्मूले इसके अंदर गजब के हैं। क्या फार्मूला है? पहला फार्मूला, आपकी भाषा, आपका शब्द। यदि आपके शब्दों में 3 ग्रहों का समावेश है, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी बोली में 3 ग्रहों का समावेश है, तो आपकी भाषा धन कमाने में सक्षम भाषा है। और इतनी गजब की भाषा है, जितना चाहो उतना धन कमा सकते हो। आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शब्द में 3 ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला गुरु। गुरु का जो शब्द होता है, वो ज्ञान से मंढा हुआ होता है, ज्ञान से डूबा हुआ होता है। और गुरु हमेशा वक्त आने पर बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। जिन लोगों को सुनने का प्रयास जिनके पास है, जिन लोगों को बात सुनने का अभ्यास है, और अच्छी बातें सुनने का अभ्यास अगर आप करने लग जाते हो, तो बोलने के प्रभाव में आपके बहुत ही उम्दापन आ जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, बकलोली करते हैं, शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो वहीं से धन खोना शुरू कर देते हैं। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आपके शब्दों में गुरुता होनी चाहिए, आपके शब्दों के अंदर महानता होनी चाहिए, आपके शब्दों में कल्याण करने की क्षमता होनी चाहिए, कि आप बोलें तो सामने वाले को लगे कि मेरा कल्याण हो रहा है। क्योंकि गुरु जो है बहुत विशाल काय ग्रह है। गुरु का संबंध आकाश तत्व से है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, इसी प्रकार से गुरु की सोच की कोई सीमा नहीं। उसका विजडम इतना महान होता है, उसका विजडम आकाश के जितना होता है, कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात गुरु में सामने वाले को हील करने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। वो दूसरों को मार्ग दिखाना जानता। दूसरी बात, या तो आपके शब्दों में महानता हो, या दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालने का
की कला आप में होनी चाहिए। ये भी गुरु का काम है। गुरु का काम है सलाह देना, गुरु का काम है मंत्र देना, और मंत्र का काम है आपके कठिन से कठिन कार्य को आसान बना देने की का कार्य जो है मंत्र करता है। इसलिए गुरु मंत्र देता है। हमारे देश की परंपरा, हमारी सनातन परंपरा बहुत महान है, और इस पूरे पृथ्वी लोक पे इससे ज्यादा उम्दा, इससे ज्यादा महान संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही, बचपन से ही कह दिया जाता है, गुरु की शरण में चले जाओ, गुरु के बगैर गति नहीं होगी। गुरु आपको इहलोक के बारे में, परलोक के बारे में, दोनों तरह का ज्ञान देता है। इसलिए जो लोग इस लोक के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और परलोक के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरी बात है शुक्र ग्रह का प्रभाव। शुक्र की भाषा इतनी प्यारी होती है जो मन को मोह लेती है। मन को मोहने वाली भाषा शुक्र ग्रह से आती है, जो एक एक शब्द शहद में डूबा हुआ होता है, जो मन को ताजगी देने वाला होता है। जब भी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, शुक्र कौन है? शुक्र तस्वीर है। शब्द गुरु है, शुक्र तस्वीर है। कि सामने वाले को जब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील कराते हैं और बहुत मीठा बोलने लगते हैं, तो सामने वाला आपके वश में आ जाता है। जी हाँ, ये शुक्र ग्रह वो ही ग्रह है जिसमें वशीकरण की ताकत होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो उसके प्रेम में बावले हो गए, हम उसके प्रेम में बंध गए हैं, हम उससे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। ये संसार में जितने भी तरह का वशीकरण है, ये शुक्र ग्रह की ही देन है। अगर आपकी भाषा में वशीकरण की क्षमता है, अर्थात आपकी भाषा में इतना मीठापन है, इतना नयापन है, इतना उजलापन है कि सामने वाला आपसे बाहर नहीं जा सकता, आप में ये सामर्थ्य है, तो ये शुक्र का सामर्थ्य है। चंद्रमा, चंद्र यानी मन। मन ही जाने मन की बात और जान सके ना कोई। यदि आपके शब्द आप बोलने से पहले सामने वाले के मन की बात को जानने लग जाओ, मन की भाषा को समझने लग जाओ, उसके इमोशंस को समझने लग जाओ, तो ये समझ लो सोने पे सुहागा है। कोई व्यक्ति आपके काम को मना नहीं कर सकता। जो जिससे कहोगे वो वैसा ही करेगा। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जैसा हम चाहें, जिससे हम जैसा बोलें और वो सामने वाला वैसा ही काम कर दे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाए। हमारी जिंदगी मुश्किल क्यों है? हमारी जिंदगी मुश्किल इसीलिए है कि कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है। हमारे घर में ही कोई बात नहीं सुनता है। लोगों की समस्या क्या है? वो घर से शुरुआत है। आदमी आता है कि बीवी नहीं सुनती है, बच्चे नहीं सुनते हैं, भाई तो पूछता ही नहीं है, दोस्त तो छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए सारे मेरे पास से छोड़ करके भाग गए। ये वो टोटल गलत बात कहते हैं। ये टोटल गलत बात कहते हैं। जब भी लगे कि तुम्हें कोई छोड़ करके भाग गया, जब भी लगे कि तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, अपने शब्दों पर ध्यान देना, अपनी भाषा पे ध्यान रखना। अगर शब्दों पर ध्यान देने लगोगे तो सब हमेशा उसमें से नोट करना, क्या इसमें गुरु ग्रह है, क्या इसमें शुक्र ग्रह है, क्या इसमें चंद्र ग्रह है। अगर तीनों एक साथ ना लगा सको तो एक ग्रह का इस्तेमाल जरूर करना। किसी से भी बात करो, माँ बाप से बात करो, भाई बहन से बात करो, तीन में से एक ग्रह जरूर हमेशा इस्तेमाल करना। जब भी किसी से बात करो, या तो सामने वाले के मन की बात को जान के उसके मन की बात करो। अगर सामने वाले को आपने पकड़ लिया, इसको चाय का पीने का टाइम हो गया है, और आपने उससे पूछा चाय बनवा दूं, चाय बन पी लो आप, खुश। अरे उसके मन में चल रहा था चाय पीने का और आपने पहले ही बोल दिया। आपसे ज्यादा महान आदमी कोई नहीं हो सकता। शुक्र, तारीफ करना,
दूसरों की तारीफ करना शुक्र को बहुत प्रिय है। ये ध्यान रखिए, स्त्रियों को मन को जीतना के पीछे एक ही सूत्र काम करता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ। अब वो मैटर नहीं करता कि वो सच्ची है कि झूठी है, वो मैटर नहीं करता, परंतु जो इस कला को जानता है उसके वश में स्त्री भी होती है, उसके वश में पुरुष भी होता है, उसके वश में उसकी औलाद भी होती है। और जब ये सारे आपके वश में होते हैं, धन को आना ही पड़ता है, क्योंकि शुक्र की देवी जो है वो माँ लक्ष्मी है। जब आपने शुक्र को समझ लिया तो माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। और गुरु जो है विष्णु रूप है, जहां पर विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। ये हमारे लक्ष्मी तंत्र शास्त्र का रूल है, ये नियम है। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है, जहां नारायण रहेंगे वहां पर मैं आऊंगी। मैं नारायण को छोड़ करके नहीं जा सकती। अगर बिना नारायण आई तो मेरा भरोसा मत करना, मैं कभी भी गायब हो सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी छोड़ के भाग सकती हूँ। तो वो नारायण के साथ रहती है। और दूसरे भाव का जो गुरु है, यानी कि जो दूसरे भाव को जो कंट्रोल करने वाला गुरु है, वो नारायण रूप है। अर्थात गुरु का मतलब आपकी सोच, आपकी सोच में इतनी विशालता होनी चाहिए कि आप में नारायण बनने का गुण होना चाहिए। नारायण किसे कहते हैं? नारायण का मतलब है पालना करने वाला। कितने लोगों की जिम्मेवारी उठाई है इस संसार में आने के बाद? सिर्फ अपने बीवी बच्चों की? बहुत छोटे नारायण हो आप, लक्ष्मी जी भी छोटे लेवल पे ही आएंगी। जिस दिन भी आप विशाल काय हृदय से ये सोचो कि कम से कम 20 लोगों का घर तो मैं चलाऊं, 50 लोगों का घर तो चलाऊं, 100 लोगों का घर तो बसाऊं, आप इस कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाना। आप सुबह उठ करके ये सोचना कितने लोगों का घर आपके कारण चलता है। अगर आप कहते हो सिर्फ मेरा घर ही मेरे कारण चलता है, तो सच में आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। और आप अभी मैं बता सकता हूं, आप सिर्फ मिडिल क्लास आदमी। और अगर आप सोचते हैं मैं 20, 30, 40, 50 लोगों का पेट भर दूं, तो आप अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। मुद्दा नहीं है कि आपके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पीछे रखी है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पीछे रखी है, पर जीवन जियोगे जब तक ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली की तरह, मिडिल क्लास आदमी की तरह। आपकी सोच में जब तक बड़प्पन नहीं आ जाएगा, जब तक कि आपके जीवन में वृद्धता नहीं आ जाएगी, आकाश जैसा खुलापन नहीं आ जाएगा, लोगों में बांटने की क्षमता नहीं आ जाएगी, जब तक धन की कमी जीवन में वैसे की वैसी बनी रहे, ये हमेशा ध्यान रखना। गुरु का एक कार्य है पात्रता का ध्यान रखना, पात्र और कुपात्र का निर्णय करना। ये गुरु को ये कला बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर पात्र और कुपात्र का ध्यान गुरु नहीं रखेगा, नालायक को विद्या दे देगा, तो वो शिष्य राक्षस रूप बन करके इस संसार को दुखी करे। तो भूल से भी गलत जगह पे नहीं जानी चाहिए विद्या। इसलिए गुरु का एक परम कर्तव्य बनता है कि वो मेडिटेटिव होना चाहिए, उसको अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, उसकी आंखों में इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि वो शिष्य को पहचानने की क्षमता रखे। जो शिष्य ये कहने में सकुचाए कि फला व्यक्ति मेरा गुरु है, फला व्यक्ति मेरा सदगुरु है, समझ लेना अहंकार उसके सर चढ़ करके बोल रहा है। उसके अहंकार को नष्ट करना बहुत जरूरी है। या तो नष्ट कर दो या शिष्य को त्याग दो, यही खासियत होनी चाहिए। इसी तरह गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, इस संसार में तुम्हें किसे अपने साथ रखना है और किसे छोड़ना है। पात्र लोगों को अपने साथ रखो, अपात्र का त्याग कर दो, जीवन में धन आएगा ही आएगा। ये है जीवन में धन आने का सुख। आप जितने मर्जी प्रयास कर लो, राहु दूसरे में बैठा है, शनि पांचवें में बैठा है, केतु दूसरे में आ गया, ये आते जाते रहेंगे, पर जब तक इस सूत्र को नहीं समझोगे कुछ नहीं। राहु दूसरे में बैठेगा तो भी धन देगा, और राहु दूसरे में बैठेगा तो बर्बाद भी करेगा।
शनि दूसरे में बैठेगा तो करोड़पति अरबपति भी बनाएगा। एक शनि वाला ऐसा आएगा कि वो मांग मांग के गुजारा कर रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा ये विद्या कैसी है। अभी तो गुरुजी ने बताया था कि शनि सेकंड हाउस में हो तो बहुत अच्छा, पर मेरे सामने कुंडली पड़ी हुई है और मैं देख रहा हूँ शनि सेकंड हाउस में, ये बेचारा 20-25 हजार रुपए की नौकरी मात्र कर रहा है, इसका बेचारे का उद्धार ही नहीं होकर के दे रहा। आखिर ऐसा कौन सा ग्रह है? आपके देखने में आंखों पे पर्दा पड़ गया है, आपने सूत्र गलत पकड़ लिया है, आपकी अप्रोच गलत है। आपकी अप्रोच तो सिर्फ मात्र इतनी सी रह गई है कि सेकंड हाउस में फला ग्रह बैठा है तो उसका क्या फलाफल होगा? कुछ भी फलाफल नहीं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल राहु की तरह ना ज्योतिष सीखें, राहु की तरह ज्योतिष ना सीखें। ये राहु की विद्या है कि फटाफट शॉर्टकट मेथड कि फलाना ग्रह फलानी जगह बैठा, क्या आया, इसकी क्या रेमेडी। भाई साहब भूल जाओगे, खुद जूत खाओगे, दूसरों से जूत खाओगे और कुछ भी नहीं रखा। गहरे सूत्र में जाना है और गहरा सूत्र जब ही समझ में आएगा जब आप शिष्य बनने की क्रिया में घुस जाए, जब आप पंचम भाव की क्रिया में चले जाएंगे। पांचवा भाव शिष्य भाव है। शिष्य भाव का मतलब क्या है? मैं बार बार शिष्य भाव की बात कर रहा हूं। शिष्य भाव वही भाव है कि हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और बिलीव करना है कि हमारे गुरुजी हैं, जो देंगे वो बहुत ही बढ़िया देंगे, उम्दा स्तर का देंगे। एक बार मान तो लो, एक बार कुछ यकीन तो कर लो, कुछ पल सही, कुछ समय सही, कुछ वर्ष सही, और फिर फलाफल करके देखना। मेरा दावा है आप बिल्कुल फेल नहीं हो। एक गुरु का दावा है। ये आप कहेंगे आप अपने आप को गुरु कहते हैं, नहीं, ये मैं गुरु नहीं कहता, मैं केवल माध्यम हूं। पढ़ाने वाले तो मेरे गुरुजी हैं। वो गुरुजी जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो गुरुदेव जिनकी चेतना से मैं बोलने में सक्षम हो पाता हूं, वो गुरुदेव मेरे महान गुरुजी जिन्होंने मुझे ज्योतिष के मामले में चेतना शक्ति को अद्भुत स्तर के ऊपर लेकर के गए। मैं उन गुरु की शक्ति से ही बोल रहा हूं। मैं आपको वो सूत्र देता हूं। हो सकता है आप ये सारे सूत्र लाल किताब में ढूंढे और आपको निराशा हाथ लगे। हो सकता है ये सूत्र आप YouTube पर ढूंढे और निराशा हाथ लगे। ये क्या सूत्र पकड़ा दिया? ऐसे कोई लाल किताब पढ़ाते हैं? लाल किताब तो ऐसे पढ़ाई जाती है कि सूर्य सेकंड हाउस में होगा तो क्या होगा। मजा आ रहा है तो ठीक है, नहीं मजा आ रहा तो ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो। ऐसे नहीं हो। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, जब तक सोच में परिवर्तन नहीं लाओगे, जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी अप्रोच, जब तक उतना ही ज्यादा धन आपके जीवन में आने वाला है। या तो आप सेटिस्फाई रहो, जितना आ रहा है उसमें मस्त रहो। अगर उससे ज्यादा की उम्मीद करते हो तो मैं एक ही बात कहूंगा, अपने गुरु तत्व को बढ़ा लो, अपने शुक्र तत्व को बढ़ा लो, अपने चंद्रमा को ठीक कर लो। ये तीन ग्रह आपकी धन संबंधी प्रत्येक समस्या को खत्म करो। और ये केवल धन की समस्या को ही समाप्त नहीं करेंगे, ये रिलेशनशिप की समस्या को भी समाप्त कर देंगे। सेकंड हाउस ये रिलेशनशिप का बहुत बड़ा भाव है, क्योंकि यहाँ पर कुटुंब है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कुनबा है। लोग लड़ झगड़ के बैठे अपने कुनबे से, जमीन के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, धन के चक्कर में। और दूसरा भाव तो कह रहा है मांग ले जितना चाहिए, और हम उसमें नहीं मांग रहे। हम झगड़ा कर रहे हैं कि ये दे दे, ये दे दे, उसने मुझे वो नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। त्याग करने की कैपेसिटी आप में अद्भुत स्तर की होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो पौरुषता तो आप में होनी ही चाहिए। या तो आप पुरुष नहीं है, या आपको पुरुष होने का डाउट है अपने ऊपर। और जब तक आप पुरुष नहीं है तो नर से नारायण बनेंगे कैसे? अपने अंदर सामर्थ्य जगा करके तो देखिए, आप जो मांगता दे करके देखिए। अगर आप में ये साहस इकट्ठा हो जाएगा तो आपके अपने कुटुंबजनों से बहुत ज्यादा प्रेम मिलेगा। मैं मानता हूं सेकंड भाव में पाप ग्रह जब आते हैं तो आपके कुटुंबजन आपका साथ नहीं देते, आप उनको सपोर्ट करते हो फिर भी नहीं देंगे। पर ये तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है ना, वो क्यों देंगे? आपको इसकी विपरीत क्रिया में जाना है।
आपको इस चीज से भी, इस कर्मा से भी आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। सेकंड हाउस ससुराल का भाव है, ध्यान रखना, सेकंड हाउस ससुराल का भाव है। ससुराल में जाओ तो भगवान शिव की तरह। ये क्या मतलब बात हुई, भगवान शिव की तरह? हाँ, इसीलिए हमने शुरुआत की। सेकंड हाउस में भगवान भोलेनाथ बैठे नंदी पे, और जब भगवान शिव की बारात गई थी तो वो भी नंदी पे बैठ के गई थी, घोड़े पे बैठ के नहीं गए भगवान शिव, वो नंदी पे बैठ के गए। अर्थात पुरुष को अपने ससुराल में जब तक 2 बार ना बुलावे ना जावे, ससुराल में बार बार बिल्कुल ना जावे। अगर आपने जिंदगी में धन कमाना है, तो मैं ये धन के सूत्र बता रहा हूं सारे के सारे। सेकंड हाउस में जो भी चीज है, सारे के सारे आपको धन के सूत्र समझाने वाली बातें हैं उसके अंदर। और स्त्री भूल करके ससुराल छोड़ के ना जावे। पुरुष के लिए भी सेकंड हाउस ससुराल है, स्त्री के लिए भी सेकंड हाउस लाल किताब में ससुराल है। जिन महिलाओं की कुंडलियों में पाप ग्रह सेकंड हाउस में बैठा होता है, उनके अपने ससुराल वालों से नहीं बनती। कौन कौन से ग्रह हैं पाप ग्रह? मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। ये 4 ग्रह पाप ग्रह होते हैं। जब स्त्री की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, तो उनकी अपने ससुराल जनों से नहीं बनती। सेम इसी तरीके से पुरुष की कुंडली में अगर ये पाप ग्रह बैठ जाते, तो उनकी ससुराल जनों से नहीं बनती। बहुत गजब का सूत्र है ये। ससुराल से हमेशा बना के रखें, ये लाल किताब भी कहती है, और कोई नहीं कहता। लाल किताब विशेष रूप से लिखती है कि आपको अपने ससुराल से बिगाड़नी नहीं है, ससुराल से बना करके रखनी है। अगर ससुराल में आपका सम्मान राजाओं की तरह है, तो धन कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखिए। अगर आपका सम्मान ससुराल के अंदर राजाओं की तरह होता है, तो आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात तुम में पुरुषता विद्यमान है, और पुरुष का यानी जिसमें पुरुषवान है, जिसमें क्षमताएं हैं, ससुराल कैसा भी हो आपका सम्मान करेगा। और हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की इतनी महान संस्कृति है, कहते हैं ये संसार दुखों का सार है। सुना होगा ना, यह संसार दुखों का सार है। सुखों का सार तो केवल ससुराल है। अगर तुम्हें ससुराल में जाके भी सुख नहीं मिलता पुरुष को, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। ससुराल में अगर सुख तुम्हें अनुभूति नहीं होती है, तो इसका मतलब तुम्हें फिर से सोचना होगा कि तुम जीवन में जो करना चाहिए उसमें तुमने निश्चित रूप से नहीं किया है। और उसका उल्टा, अगर हम ससुराल वाले हैं, अगर हम अपने दामाद की इज्जत नहीं करते, दामाद का मान सम्मान नहीं करते, लाल किताब कहती है दामाद, भांजा और दोता, ये 3 रिलेशन याद रख लो। लाल किताब में बहुत आएंगे, दामाद, भांजा और द्योता। द्योता जैसे हम नाना बन गए तो हमारी बेटी का बेटा द्योता, ये लेनदार है। अर्थात हमारा फर्ज बनता है इनको देना है, इनसे कभी भूल के लेना नहीं है। जो लोग ये नालायकी कर जाते हैं, इनसे उल्टा लेने की क्रिया में जुट जाते हैं, वो अपने धन के रास्ते स्वयं नष्ट कर लेते हैं। इवन यहां तक लिखा है कि अगर आप पितृ कर्म कर रहे हैं, अगर आप पितरों के निमित्त कुछ देना चाहते हैं, तो भी इनको दे सकते हैं। जिनके घर में पितृदोष बना हुआ है, अपने धोते को बुला करके, अपने भांजे को बुला करके उनको वस्त्र देना, उनको बर्तन देना, उनको दान पुण्य देना, दिया जा सकता है। अगर किसी के सामने संकट हो कि किसको जा करके दूं, पंडित जी लेंगे कि नहीं लेंगे, पंडित जी मिल नहीं रहे हैं, तो इन रिश्ते नातों की सेवा करने से आपके जीवन में धन बढ़ता है। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। बहुत सहज गति से आपको बता रहा हूं, ये हमारे ससुराल का भाव है। दूसरा भाव जो है, जहां पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और चंद्रमा उत्तर और पश्चिम दिशा के स्वामी है, यानी कि सेकंड हाउस में उत्तर पश्चिम दिशा वास करती है।
सेकंड हाउस को समझना है तो अपने घर का उत्तर पश्चिमी कोने को बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर वहां पर वास्तु दोष है तो आपके धन कमाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर वरुण देवता का वास होता है। सेकंड हाउस आपके मंदिर का स्थान है, ये आपका घर का मंदिर भी है। हमारे घर में जो मंदिर रखने की जगह बना रखी है आपने, जो देवी देवता रखने का स्थान बना रखा है, उसको बड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि हमारे जो देवी देवताओं का जो स्थान है, ये सेकंड हाउस की बात को कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तस्वीरें लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की मूर्तियां लगा लेते हैं, हर तरह के देवी देवता बिठा लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी। ये वास्तु दोष है। एक ग्रस्त व्यक्ति को केवल पंच देवता यानी 5 देवता के अलावा फिर छठे देवता का वहां पर नहीं एंट्री होनी चाहिए। और सबसे अद्भुत तो किसी एक देवता के साथ ही, एक देवता के साथ तारतम्यता हो, या अपने इष्ट देवता की फोटो, अपने गुरु की फोटो आप लगाएं तो बहुत ही अद्भुत रहता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, धन में दिक्कत आ रही है, तो आप इस दिशा में या अपने घर के मंदिर में अपने गुरु को स्थापित करें। गुरु को स्थापित कीजिए, गुरु का प्रभाव बढ़ेगा और आप गलत काम नहीं करेंगे। गुरु जीवन के अच्छे विचार हैं। फिर से बोल रहा हूं, गुरु जीवन के अच्छे विचार हैं, और जब अच्छे विचार आने ही बंद हो जाएं तो धन कहां से आएगा, जीवन में उदयमान कैसे होगे, बात नहीं बनेगी। अब मैं टेक्निक की बात कर लेता हूं। ये तो बात थोड़ी सी दार्शनिक स्तर की हो गई। ये ध्यान रहे, ज्योतिष में दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, फिलॉसफी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ज्योतिष गहराई में जाकर के सीखना है तो बिना दर्शन के मदद के नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। 3 साल 5 साल 10 साल जितना लगाने लगा लो, पल्ले कुछ नहीं पड़ना। बस थोता चना बाजे घना वाली कहावत ही काम करती रहेगी, परंतु बात नहीं समझ में है। इसलिए फिलॉसफी के माध्यम से ही चीजों को समझने का प्रयास करना। सेकंड हाउस, अब मैं टेक्निक की बात करता हूं। सेकंड हाउस में कोई ग्रह अगर नहीं बैठा तो क्या करें? ये अक्सर लोग पूछते हैं, जी मेरे तो कुंडली में सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा। बिल्कुल किसी भी भाव में चाहे कोई ग्रह ना बैठा हो, हर एक के लिए फार्मूला बता रहा हूं। सिर्फ उस कारक ग्रह को याद रखो, मालिक को और कारक को याद रखो। किसको? मालिक को और कारक को, इन 2 चीजों को हमेशा याद रखो। कोई अगर भाव में ग्रह नहीं बैठा, मान लीजिए किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो उसको सिर्फ ये देखना है कि उसकी कुंडली में गुरु ग्रह कैसा बैठा है और शुक्र ग्रह कैसा बैठा है। अगर गुरु ग्रह उम्दा स्तर का बैठा हुआ है, कम संघर्ष के साथ धन आएगा। गुरु ग्रह अच्छा बैठा हुआ है तो कम से कम संघर्ष के साथ पैसा आएगा। गुरु ग्रह पीड़ित है तो समझ लेना हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, और धन भी स्ट्रगल के साथ आएगा, रुक रुक करके आएगा। और कभी कभी तो ऐसा होगा, पैसा तो आ रहा है पर एक लिमिट पर आने के बाद उस लिमिट को क्रॉस करना इंसान की बस की बात नहीं रही। मान लीजिए कि आप में से कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, वो कह रहा है मैं तो पिछले 3 साल से जी लाख रुपए ही कमा रहा हूँ, घुमा घुमा के 3 लाख भी ले आता हूँ पर बचता वही लाख रुपए ले दे करके मैं जो मर्जी कर लूं, उस लाख से ऊपर ही मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं 99 के फेर में फंस गया। ये 99 के फेर में नहीं फंस गए, ये गुरु के फेर में फंस गए। ध्यान से देखो कि गुरु ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु ग्रह कैसे फंसा हुआ है। अगर गुरु ग्रह फंसा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, वहां से सूत्र निकल के आएगा, वहां से रेमेडी निकल करके आएगी, और फिर काम करना शुरू कर दीजिए, आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज, शुक्र। शुक्र महान शक्ति है। शुक्र
माँ प्रकृति की तरह हमारा पोषण करते हैं। ये वो महिला है जो हमें सर्व सुख देने वाली होती है, जो हमें संतुष्टि का भाव देने वाली होती है, जो हमें आनंद का भाव देने वाली होती है। और लाल किताब ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। अब शुक्र दो प्रकार के कहे गए हैं लाल किताब में। एक तो वो जो आपकी अपनी स्वयं की पत्नी है, जिसे आप अपनी पत्नी का जिस महिला को दर्जा देते हैं, वो आपका शुक्र है। इसके अलावा जो बूढ़ी महिलाएं हैं इस संसार की, वो चंद्रमा है। जो आपकी माँ की उम्र की है, वो चंद्रमा है। जो आपकी बेटी की उम्र की है, जो छोटी हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बुध की असर में है, वो बुध ग्रह की है। परंतु उसके अलावा जो भी महिलाएं बाहर की हैं, वो सभी की सभी शुक्र की है। तो लाल किताब का क्या सूत्र दे रही है? लाल किताब कहती है कि अपने पत्नी के धर्म को निभाना, एक पत्नी व्रतधारी व्रत को निभाना। जीवन में अगर देखें कि कुंडली में काफी गड़बड़ियां हैं, सूत्र नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम इस धर्म को बड़ी ही सावधानी से निभाना, इस कर्म को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाना, बड़े धार्मिकता के साथ निभाना। शुक्र ग्रह आपको जितना जरूरत होगी धन देता ही रहेगा। ध्यान रखना, लाल किताब कहती है, अगर आपकी पत्नी आपके लिए दुआ पढ़ती है, आपकी पत्नी जिंदगी में तरक्की उन्नति के लिए आपके लिए दुआ पढ़ती है, तो उससे बड़ी कोई दुआ नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए। तो पत्नी का दुआ मांगना, पत्नी का प्रार्थना करना, आपकी सेहत के लिए, आपकी कमाई के लिए, आपकी घर की बरकत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहेंगे यहीं पर तो बड़ी समस्या है जी, बाहर तो सब कुछ सेट कराते हैं, घर में सारा कहानी फेल हो जाती है, और घर में हमारी औकात पता लग जाती है। जब सही टाइम पे हमें खाना नहीं मिलता, गालियां पड़ती हैं वो अलग, सुनाया जाता है वो अलग, बड़ा भारी चक्कर खराब है साहब, बहुत बड़ा भार। तो हम अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं, घर आते ही 2 मिनट में औकात पता चल जाती है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो समझ लेना शुक्र ग्रह आपका नाराज है। अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा डिमांडिंग हो रही है, अगर आपकी पत्नी जब भी डिमांडिंग हो रही है, तो समझ लेना वो आपसे नाराज है। जब भी स्त्री प्रेम में होती है, वो कोई डिमांड नहीं करती, उसकी सारी डिमांड खत्म हो जाती। आपने हिंदी फिल्में बहुत देखी होंगी। सेठ की बेटी कहती है मैं झोपड़ी में रह लूंगी, सेठ की बेटी कहती है मैं झोपड़ी में रह लूंगी, महलों को छोड़ दूंगी। ये शुक्र की फिलॉसफी। शुक्र को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए, शुक्र को सिर्फ प्यार चाहिए, शुक्र को सिर्फ केयर चाहिए। इसलिए उसकी कल्पना घी के साथ की गई है, मक्खन के साथ की गई है, उसकी कल्पना मोमबत्ती के साथ की गई, कि कितने नाजुक होते हैं। इसलिए बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब धन कमाना है तो नाराज भी नहीं करना। अब वो एक ही छत के नीचे रहना, तो ये पंगा तो होगा, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कभी ना कभी तो होगा पंगा, क्योंकि शुक्र तो 30वें दिन में बदल जाता है। शुक्र 30वें दिन बदल जाता है, पत्नी का रूप बदला बदला नजर आता है। समस्या वही कि वो खड़ी रह जाती। करें तो करें क्या? करना सिर्फ यही है, आपके पास एक सूत्र समझा देता हूं मैं आपको। जो उड़द की दाल के बड़े होते हैं, उड़द की दाल के बड़े बनते हैं ना, उड़द की दाल आपने सभी लोग जानते हैं, खैर महिलाएं भी हैं सभी जानते हैं। उड़द की दाल के दही बड़े बनते हैं। दही बड़े बनाओ शुक्रवार के दिन, और नहीं बनाने की क्षमता, नहीं बनवाने की हिम्मत, तो बाहर से लेके आओ, उसमें बढ़िया इमली डालो,
चाट मसाले डालो, बढ़िया बढ़िया आइटम डालो, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स डलवाओ, अनार के दाने डलवाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिलाओ। फिर भी ना माने, कोई गिफ्ट दो, साड़ी दो, इत्र दो, परफ्यूम दो, डियो दो, ये शुक्र की चीजें हैं। सजने संवरने का सामान दो। एक चीज का ध्यान रखें, अपनी पत्नी को कानों में आर्टिफिशियल चीज ना पहनने दें, प्योर गोल्ड। अगर गरीब हैं तो चाहे सोने की तार पहना दें, पैसा आएगा आपके पास। अगर वाइफ आर्टिफिशियल गहने पहन रही है, समझ लेना ये बहुत खराब है। आपके रिलेशनशिप के लिए तो खराब है ही है, धन के लिए भी खराब है और आपके रिलेशनशिप के लिए भी खराब है। इसलिए अगर कोई भी पत्नी आर्टिफिशियल गहने पहन रही है तो इसका मतलब आप लोगों के इमोशनल संबंध अच्छे नहीं है, यहीं से पता लग जाता है। पत्नी ने बिंदी कैसे रंग की लगाई है, कितनी जगह पे लगाई है, ऊंचे स्थान पे लगाई है कि नीचे स्थान पे लगाई है, छोटी सी लगाई है कि बड़ी सी लगाई है, ये ध्यान रखना। ये बिंदी जो है मंगल का रूप होती है और लाल किताब कहती है मंगल बताता है कि इसका पति कैसा है। मांग जो है मंगल का रूप है, मांग भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है, कि वो अपने मंगल को सही मान रही है कि नहीं मान रही है। तो भैया बहुत गहरी चीजें हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारी परंपराओं में, हमारे ज्योतिष में, और लाल किताब इसी का नाम है। और कोई ज्योतिष की कोई ब्रांच इन चीजों के ऊपर बात नहीं करती है, लाल किताब इन चीजों पर सबसे ज्यादा बात करती है। आपको वो और ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ेंगे, कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको कि महिलाओं को कानों में क्या चीज पहननी चाहिए, क्या नहीं पहननी चाहिए, हाथ में क्या चीज पहननी चाहिए, क्या नहीं पहननी चाहिए। परंतु लाल किताब इन छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान दें। इसलिए कहा जाता है लाल किताब तो गरीब के लिए बनी है, लाल किताब तो मिडिल क्लास आदमी के लिए बनी है, अर्थात वो अपने घरेलू चीजों से ही इलाज करे। अगर आपके पास वाइफ को डायमंड दिलाने का पैसा नहीं है तो केवल एक रुमाल दे करके भी आप गुजारा कर सकते हैं। लाल किताब कहती है एक बड़े प्रेम पूर्वक दिया गया रुमाल और हीरे की अंगूठी, दोनों का मोल बराबर है, दोनों का मोल बराबर है। लाल किताब उसमें कोई अंतर नहीं समझती। लाल किताब बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे होम्योपैथी में दवाएं काम करती हैं। एक डोज 5 बूंद की, एक डोज भी उतना ही काम करेगी जितनी 50 बूंद काम करेगी। किसी होम्योपैथी डॉक्टर से पूछ, वो कहते टाइमिंग का ज्यादा चक्कर है कि रिपीटिशन का ज्यादा चक्कर है कि दवा लेनी कितनी बार है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, और कितनी बूंद में लेनी है। अब आप जब पूरी डब्बी पी जाओगे तो भी बात एक ही खुराक मानी जाएगी, और अगर 5 बूंद लोगे तो भी एक खुराक मानी जाएगी। लाल किताब में भी रेमेडी का लिमिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितनी कैसी भावना से आप दे रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तरफ से गुरु को साधना है, एक तरफ से शुक्र ग्रह को साधना है। आपके दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे, जो वृष्ट से वृष्ट ग्रह लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, जो खराब से खराब ग्रह लिखा हुआ है सेकंड हाउस में, चाहे वो क्यों ना बैठा हो, आप इन 2 ग्रहों को पकड़ लेना, गुरु को और शुक्र। बस इनको साध करके रखना, सेकंड हाउस अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। सेकंड हाउस की मजबूरी हो जाएगी कि उसको रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। सेकंड हाउस को और अच्छा बनाने के लिए किसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो। गुरु मंत्र का जब मनन करोगे, जब मंत्र आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपके अंदर एक जगह बनाएगा, अच्छे विचारों की जगह बनाएगा, आपके मस्तिष्क को साफ कर देगा। आपके मस्तिष्क में वो भाव पैदा करेगा कि केवल और केवल आपका ब्रेन अच्छे विचारों को ही अट्रैक्ट करेगा, बुरे विचारों को रिजेक्ट कर देगा। आज हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम अच्छे और बुरे विचारों में अंतर कर सकें, बल्कि होता उल्टा है कि हम बुरे विचारों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। पूरे अखबार को उठा करके देखो, जब हम अखबार पढ़ते हैं और कोई कहता है कि आपके फलाने क्लब के अंदर जो है फलाने बच्चे ने फलानी प्रतियोगिता जीत ली, उस पर ध्यान नहीं जाता।
परंतु कहते हैं भीड़ ने फलाने चोर के ऊपर हमला कर दिया या फलाना फलाने को लेके भाग गया, तो तुरंत खबर पे नजर जाती है और कहते हैं खबर तो यही आई है, बाकी अखबार जीरो है, आज कोई खबर नहीं है। अर्थात हमारा ब्रेन नेगेटिव को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारा गुरु दिन पर दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। और गुरु मंत्र के रूप में आपको शब्द देता है, और शब्द ब्रह्म स्वरूप होता है। और जब आप शब्द को ब्रह्म की तरह उपासना करने लग जाते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक ऐसा बनना शुरू हो जाता है जो केवल और केवल अच्छे विचारों को अट्रैक्ट करता है। वरना हमारा मन तो ऐसा है, इमीडिएट लाभ के लिए पाप ग्रह, ध्यान रखना, पाप ग्रह हमेशा इमीडिएट लाभ के लिए इंसान को लालच में अंधा बना देते हैं, और इंसान जो मर्जी उल्टा सीधा बोल जाता है। अगर आपका अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं आया है, अगर अभी तक आपका अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं आया है, तो समझ लेना गुरु गड़बड़ बैठा हो। गुरु को शुद्ध बनाते चले जाओ, अर्थात गुरु का उपाय गुरु का मंत्र जाप है। गुरु का मंत्र पाठ जैसे जैसे करते चले जाओगे, वैसे वैसे गुरु का प्रकाश आपके अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। और गुरु इतना गजब का ग्रह है, इसको सर्वाधिक शुभ ग्रह क्यों कहा गया है? जबकि शुक्र उससे ज्यादा विशाल है, शुक्र का दायरा उससे बड़ा है, परंतु शुभता गुरु में ज्यादा है। गुरु अंदर की सफाई करना चाहता है। शुक्र का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए शुक्र का वास जीवा और जननांग दो ही जगह पर शुक्र का वास होता है। शुक्र आपको भोग करने की बात को कहता है, गुरु आपको भोग में योग की बात करता है कि जब तक आप भोग नहीं भोग सकते, जब तक आप में योग करने का सामर्थ्य नहीं, और बिना योग के भोग करोगे तो मृत्यु शाश्वत तुम्हारे को प्रकट हो जाएगी, तुम मृत्यु की तरफ ही जा रहे हो। शुक्र का ज्यादा इस्तेमाल करना, अर्थात भोग का ज्यादा उपयोग करना, हमें मृत्यु की तरफ लेके जाता है, हमें बीमारियों की तरफ लेके जाता है, हमारे जोश को कमजोर कर देता है, और हमारे जीवन में की जो पावर होती है हमारी, वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती है। आठवें भाव पर भी नजर रखनी होगी हमें। लाल किताब के अनुसार आठवें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो सेकंड हाउस को देखता है उल्टी दृष्टि से। ये सूत्र याद रख लो, अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो सेकंड हाउस को देखता है उल्टी दृष्टि से, यानी कि आपके धन पर बहुत बड़ा प्रभाव आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी कंट्रोल करता है, वो भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो धन आता ही रहेगा, धन आता ही रहेगा। और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन है आपके लिए, कि आठवें भाव में जो ग्रह नेगेटिव बैठा है वो धन आने की क्रिया को रोकता है। उसको ही हमने ध्यान पूर्वक समझना है। अब सिंपल सी एक बात रह गई, अभी तो मैंने समझाया कि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा तो उसको गुरु और शुक्र देखना है, और जिनके बैठा है उनको क्या करना है, उनको भी गुरु शुक्र देखना है, ये ध्यान से रखना। परंतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह मात्र आपको इतना बता रहा है कि वो धन आने में रुकावट है या सहज गति से आने दे रहा है, यानी कि वो रोक रहा है या आने दे रहा है, बस इतना ही प्रभाव है सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में बैठा हुआ पाप ग्रह आपकी भाषा को बिगाड़ सकता है, आपके शब्दों को बिगाड़ सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, किसी व्यक्ति का मंगल सेकंड हाउस पे बैठा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मंगल एक फायरी ग्रह है, परंतु ये गुरु का मित्र है। सेकंड हाउस में गुरु शुक्र, परंतु यहां पर इसमें जलाने की क्षमता बहुत होती है। जीवा के ऊपर बैठा हुआ है मंगल, बहुत मीठा बोलते हैं ऐसे लोग, बहुत प्यारा बोलते हैं ऐसे लोग,
पर बोलते 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 बीच में कोई ना कोई गड़बड़ कर जाते हैं, कड़वा बोल जाते हैं, और इतना तीखा बोल जाते हैं, इतना तीखा बोल जाते हैं, इनको लगता है आज तो वो शब्द बाण में चला दूं कि इसको रात को तो नींद कम से कम नहीं आनी चाहिए, इसको भी पता लगना चाहिए कि आज किससे बातचीत हुई थी, है ना। तो ये जो मंगल है, क्योंकि पाप ग्रह है, पाप ग्रह ने क्या बिगाड़ा, आपका शब्द बिगाड़ दिया। और शब्द जब बिगड़ जाते हैं तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में धन आना चाहिए, उस धन में थोड़ा कमी आ जाती है। अब ये कमी का मतलब क्या है, कमी का मतलब है कैलिबर से धन कम कमाना। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 लाख रुपए महीने कमाने की क्षमता रखता है, पर कमाता 3 लाख रुपए महीने, पक्का उसके सेकंड हाउस में कोई प्रॉब्लम है। ध्यान से, यानी कि कैलिबर का या तो 50% कमाएगा, जितना ज्यादा पाप ग्रह, जितना बड़ा पाप ग्रह वहां पर बैठा होगा, उतना ही कम मात्रा में अपने कैलिबर की अपेक्षा कम कमाएगा। अगर शनि बैठ जाए तो क्या होगा, अगर शनि वहां पर बैठ जाए तो टॉन्टिंग भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, व्यंग्य बड़े अच्छे कस देते हैं। तो ये डायरेक्ट मुकाबला तो नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े वाली भाषा तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल, पर व्यंग्यात्मक शैली में बात करेंगे। अब समझने वाला कई बार समझ जाता, कई बार नहीं भी समझ जाता, तो शनि वाले थोड़े से बच जाते हैं, क्योंकि शनि में धैर्य है ना, इसलिए वो एक्शन का रिएक्शन की तरह नहीं बोलते हैं, और हाँ चुपके से अपनी बात, चुटीली बात कह के निकल लेते हैं। तो कई बार बंदे को घर जाके समझ में आता है कि उसने मेरा मजाक उड़ा दिया या मेरी बेइज्जती कर दी है, पर फिर भी ये चीज कोई अच्छी बात नहीं है। इस शनि सेकंड में बैठा है तो कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई है, वो भी अपने कैलिबर से कम ही कमाएगा, क्योंकि सामने वाला समझदार हो गया तो समझ जाएगा कि साहब हमारे ऊपर व्यंग्य कसा गया है। समस्या तो जब आती है जब राहु जी महाराज आते हैं। अब राहु की खासियत समझ लीजिए, राहु की क्या खासियत है, राहु बहरूपिया होता है, राहु बहरूपिया होता है, यानी कि मीठे से मीठा बोलने में सक्षम और कड़वे से कड़वा बोलने में सक्षम। गाली गलोच, भाषा के अंदर गाली गलोच का इस्तेमाल करना, समझ लेना राहु का कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। राहु का इफेक्ट या तो गुरु ग्रह के पास है, यानी कि गुरु के ऊपर राहु अपना इंपैक्ट डाल रहा है, या शुक्र के ऊपर राहु इंपैक्ट डाल रहा है, या राहु सेकंड हाउस के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, या राहु चंद्रमा के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। फिर से सुनना, कौन लोग गाली गलोच देते हैं, गाली गलोच दे करके भाषा का इस्तेमाल करना, और वो बड़े एंजॉय करते हैं गाली को, मतलब गाली देने का मतलब आत्म तृप्ति भाव, गाली देने के बाद उनको बड़ी आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि उनको, बल्कि बड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, उनको कोई टेंशन हो, गाली बक बुका करके अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। तो वो राहु ग्रह का यदि सेकंड हाउस से कनेक्शन हो जाए, राहु ग्रह का गुरु से कनेक्शन हो जाए, राहु ग्रह का चंद्रमा से कनेक्शन हो जाए, राहु ग्रह का शुक्र के साथ कनेक्शन हो जाए, तो गाली गलोच का, अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल ना करें तो बोलते कुछ ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, अननेसेसरी बोलते हैं। तो सेकंड हाउस का सूत्र क्या निकला, सेकंड हाउस का सूत्र है कम बोलो मीठा बोलो, कम बोलो मीठा बोलो, सहज बोलो, यानी कि आराम से बोलो, बहुत जल्दबाजी में मत बोलो, अपने शब्दों में हिंसा मत लेकर के आओ, अपने शब्दों में अहिंसक रहो। इससे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, आपका धन भी अच्छा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी रहेगी। इसी प्रकार से अगर शुभ ग्रह वहां पर बैठे हैं तो आपको वैसे ही मीठा बुलवाने वाले हैं, जल्दी से नेगेटिव बुलवानेंगे ही नहीं। परंतु सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो पहला भाव है वो आपकी सोच का है, और ये पहले भाव से ही अगला भाव है दूसरा, यानी सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके मस्तिष्क के ऊपर बहुत असर डालता है। अगर सेकंड हाउस में मंगल बैठा है तो गुस्सा जल्दी आ जाएगा, अगर राहु बैठा है तो उल्टे सीधे विचार बहुत आएंगे दिमाग के अंदर। कोई भी ग्रह बैठे, अगर गुरु जैसा ग्रह बैठ गया तो सोचेगा अच्छा,
शुक्र बैठा है तो बहुत उम्दा सोचेगा, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी इमेज को लेकर के कुछ ज्यादा ही वो सोचेगा। इस तरह से सेकंड हाउस को आपने देखना समझना है। अभी इसका एक आयाम बाकी है, वो क्या है? वो है खान पान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस सूत्र को याद रखें। और इसका डायरेक्ट संबंध आपके धन से है, डायरेक्ट संबंध आपके धन से है। अब मुद्दा यह है कि धन आपको कैसा चाहिए। धन अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप कमाएं और आपकी पुश्तें खाएं, यानी कि आपकी पुश्तें भी, यानी आने वाली पीढ़ियां भी उसको एंजॉय करें और फक्र महसूस करें कि हमारे दादाजी बड़े महान व्यक्ति थे, बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने धन कमाया है, बड़ी इज्जत के साथ, तो ये समझ लेना उनको खान पान गुरु जैसा करना चाहिए। गुरु कैसे खाने की बात को करता है? घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन। इसलिए एक लाल किताब ऐसी है जो नॉन वेज को बिल्कुल एकदम मना करती है, शराब को बिल्कुल मना करती है, अपने चाल चलन पर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा कहती है। वो कहती है चाल चलन को ठीक रखना है, नॉन वेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड राहु की निशानी है। तली फली चीजें, नॉनवेज का सेवन, ड्रिंक का सेवन, ये सब जब भी व्यक्ति करता है जब सेकंड हाउस पर पाप ग्रह बैठे हो। अब आप में से कोई कह सकता है जी मेरा तो मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, पर मैं तो दारू भी नहीं पीता, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता। निश्चित रूप से उसका गुरु और शुक्र उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर गुरु शुक्र कंट्रोल कर रहे हैं तो उनमें हो सकता है कि ये टेंडेंसी ना हो। अन्यथा सेकंड हाउस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आपको गलत चीजें खान पान की तरफ लेके जाएगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और ये तंबाकू का संबंध राहु से है। तंबाकू मुंह में रखा है, इसका मतलब राहु तो आपके मुंह में ऑलरेडी बैठा हुआ। गुटखा आप खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, हमें नाम नहीं पता है, तो वो क्या चीज है? वो राहु का संबंध। जब आप बोलेंगे तो आपका वशीकरण कैसे हो? आप चुटीले बातें तो बोल सकते हैं, अर्थात राहु वाली बातें तो आप बोल करके लोगों को एक्साइटेड कर सकते हैं, पर कभी रेस्पेक्ट नहीं कमा पाएंगे जो कमाई जानी चाहिए। इसलिए खान पान, आपका मुंह जो है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस यानी कि मुंह में जो भी चीज डालें बहुत सोच समझ करके डालें, और ये समझ के डालें कि जो मैं चीजें खा रहा हूं उनका संबंध किस ग्रह के साथ है। अगर वो शुभ ग्रह के साथ है, बढ़िया ग्रह के साथ है, तो आपके जीवन में शांति बहुत रहेगी। इसलिए जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं उन्होंने बार बार देखा होगा नॉन वेज को हर जगह लिखा होता है नॉन वेज का सेवन ना करें। और हमसे भी लोग बहुत सारे पूछते हैं साहब हम नॉन वेज खाते हैं, हम क्या करें? अब भाई क्या करने, करना तो तुमने। लाल किताब की थ्योरी मानोगे तो वो कहेगी भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, हम भी यही कहते हैं। और आप हैरान होंगे, अंडा खाना, नॉन वेज खाना, इससे आपके अंदर उग्रता बढ़ती है, आपके अंदर गुस्सा डेवलप होता है। अगर गुस्सा आपके अंदर डेवलप हो रहा है और आप उसको शांत नहीं कर पाते हैं, गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए आप खा पी क्या रहे हैं। अगर आप आनंद पूर्वक खाने को कहते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? मन जो करे वो खाना। कितने लोग हैं हम जो मन से खाते हैं? मन से खाना क्या होता है? सुबह ही दिमाग में आ गया आज दोपहर में तो मुझे कढ़ी खाना है, और आपने कहा आज कढ़ी बनाओ, और कढ़ी आपके घर में बन रही है आपके अनुसार। आपने कहा शाम को मुझे खिचड़ी खाना है, और शाम को आपके अनुसार खिचड़ी बन रही है। इसका मतलब आप चंद्रमा के द्वारा भोजन कर रहे हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में भोजन की कभी कमी नहीं छोड़ता।
ध्यान से समझिए, चंद्रमा जितना अच्छा होगा उतना सुस्वादिष्ट भोजन इंसान करता है। और अन्यथा कई लोग घरों में देखे ना, सुबह खाना बना हुआ दोपहर में खा रहे, दोपहर का शाम को अगले दिन खा रहे, और नहीं तो फिर स्विगी जिंदाबाद, जोमेटो जिंदाबाद। ये जिंदाबाद नहीं है, चंद्रमा फेल हो गया मामला है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मन पसंद भोजन, मन पसंद में भी सात्विक भोजन मन पसंद कर रहे हैं अपनी टेस्ट के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, इसलिए अपनी इस इच्छा को बिल्कुल मत रोकिए। अगर आपका मन है साउथ इंडियन खाना खाने का, घर में नहीं बन सकता तो बाहर से खाया हो, चंद्रमा खुश हो जाएगा। और चंद्रमा लिक्विडिटी है, कैश है। आपकी अगर पैसे रुक रहे हैं, पैसे का आवागमन रुक रहा है, तो अपने भोजन पर ध्यान रखिए, अपने शब्दों पर ध्यान रखिए। ये सारी समस्या आपका सेकंड हाउस निपटा दे, को विदाउट एनी रेमेडी। सिर्फ अपने शब्दों पर ध्यान रख करके और अपने भोजन पर ध्यान रख करके भी आप अमीर बन सकते हो, क्योंकि ये दो चीजें, आपका शब्द आपका करेक्टर का निर्माण करते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपके करेक्टर को देख करके आपसे रिलेशन बनाता है। चोरों को भी ईमानदार आदमी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर चोरों का झुंड आ जाएगा ना, चोरों की टोली के अंदर कभी फंस जाओ, तो वो भी उसी आदमी की इज्जत करेंगे जो सबसे ज्यादा ईमानदार हो। चोर भी ईमानदार व्यक्ति की ही इज्जत करता है। ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लोग गुस्से में आके कहते थे ईमानदारी बिल्कुल अच्छी नीति नहीं। अगर बहुत ऊपर बढ़ना है तो ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अगर थोड़ी सी ऊपर बढ़ना है तो फिर बेईमानी सबसे अच्छी नीति। उसके बाद बीमारियां बहुत होंगी, रात को नींद आएगी नहीं, डिप्रेशन में सदा रहोगे, भय की स्थितियां हमेशा बनी रहेगी। भोजन और आपका चरित्र आपको बहुत ज्यादा विकट स्थितियों में डालता है। लोग आपको आपके विचारों से जानते हैं, आपके चरित्र से जानते हैं, आपकी कथनी और करनी के कारण आपको जानते हैं। अगर आपकी कथनी, कथनी का मतलब जो कथन कह रहे हैं, और जो करनी, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर एक है, तो ये समझ लीजिए लोग आप पर अंधे होकर के विश्वास करेंगे। और जब आप ऐसा विश्वास लोगों का जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो भगवान आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 100 लोगों की भी जिम्मेवारी उठा लोगे तो 100 लोगों का पालना कर दो। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। लाल किताब सीखने का मतलब ही है अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। अगर लाल किताब सीख करके वही छोटी छोटी रेमेडी में घुसे रह गए, भैया कुछ नहीं होना जाए। ये वो समय है जब आपको परिवर्तन करना है, और गुरु का कर्म है आपको बदल देना। आप जैसे भी आए हो, जिस अवस्था में भी आए हो, जिस विचारों के साथ भी आए हो, कुछ भी पढ़ करके आए हो, पहले सबको खत्म कर देना और आपको एक नया मनुष्य बनाना, एक नया ज्योतिषी तैयार करना। एक वो ज्योतिषी जो मेरे विचारों का ज्योतिषी, जैसा मैं चाहता हूं वैसा आपको बना पाऊं, तो ही मैं गुरु। अगर मैं उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं गुरु नहीं। प्रताप जी आपको एक डेफिनेशन दे रहे थे जो मेरी बहुत पुरानी डेफिनेशन है। प्रताप जी जब पढ़ते थे, मैं इनको आज भी पढ़ा रहा हूं, जब मैं अक्सर ये बात गुरु के बारे में कहता था, गुरु वही जो अज्ञानता से प्रकाश की तरफ ले जाए। आज मैं आपको दूसरी परिभाषा दे रहा हूं, गुरु वही जो तुम्हें नष्ट कर दे, गुरु वही जो तुम्हें समाप्त कर दे। जो आज तुम हो तो तुम खत्म हो जाओ और एक नव निर्माण की क्रिया पे चलो। ज्योतिष को बिल्कुल एक अलग आयाम से समझने का प्रयास करो। धैर्य तुम में आ जाए, अकंप भाव तुम में आ जाए, सुनने का सामर्थ्य तुम में आ जाए, पूछने के बजाय सुनना सीख जाओ। अगर तुम इस क्रिया में घुस गए, बस तो फिर तो सहज क्रिया। ज्योतिष से ज्यादा आसान कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ज्योतिष से ज्यादा आसान कुछ नहीं। और जो लोग आज तक ज्योतिष सीख नहीं पाए, बस वो यहीं पर गलती कर गए। वो गुरु को समझ नहीं पाए, गुरु की क्रिया नहीं समझ पाए, और वहीं पर सारा खेल बिगड़ गया। धैर्य नहीं रख पाए। स्थिर भाव से धैर्य रखो, सहज गति से सीखो, आनंद में रहो। और गुरु के सामने भी प्रसन्न अगर बने हुए हैं, मामला गड़बड़ है।
आप में शिष्य भाव नहीं आया, मुझ में गुरु भाव नहीं आया। हम शिष्य और गुरु के भाव को जगाएं तो ये क्रिया जितनी आसानी से हो सकती है। बस इतना ही इसमें टाइम लगता है कि जैसे आप जो है एक फाइल को दूसरे फाइल में ट्रांसफर करते हैं ना, किसके द्वारा करते हैं आप फाइल ट्रांसफर? क्या खोल लेते हैं मोबाइल के अंदर? क्या खोल लेते हैं? ब्लूटूथ, पीडीएफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ ओपन करके तुरंत फाइल ट्रांसफर हो जाती है। ब्लेंडर। बस अपने ब्लूटूथ को ओपन कर लेना है। और गुरु का भरोसा नहीं है, ये किस दिन बरसे और किस दिन ना बरसे। कभी कभी आवाज करके ही चला जाएगा बादल की तरह, ढक 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 ढक, लगेगा कि बरसात आएगी, नहीं आती है, इंतजार करना पड़ेगा। और किसी दिन बरसेगा तो इतना बरसेगा कि लगेगा अहो भाव, अहो भाग्य कि आज जो बरसे हो, जो ऐसा तो कभी सुना ही ना था, ऐसा तो कभी हुआ ही ना था, भूतो न भविष्यति। पर धैर्य रखना पड़े। गुरु का रंग हमेशा एक जैसा नहीं, हर रंग को देखिए, हर रंग को समझिए। गुरु को समझ गए तो ज्योतिष समझना बिल्कुल उतना ही आसान है जैसे आप अपना ब्लूटूथ खोल लेंगे और फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने सब कुछ देना है, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है ये उधारी ज्ञान है। मैंने भी अपने गुरुजी से उधार ले रखा है भाई, मैं कोई कमाई करके नहीं लेकर के आया, गुरुजी ने मुझे लौटा दिया, यूं का यूं लुटा दिया, इतना गजब का लुटा दिया। इतनी तो मेरी सोच ही नहीं थी कि मुझे गुरु से मिल जाएगा, मेरे गुरुदेव मुझे इतना देने में सक्षम होंगे, ऐसा तो कभी मैं सोच ही नहीं पाया। क्योंकि उनकी जो सोच थी, मेरी सोच जमीन आसमान का अंतर। गुरु बहुत विशालकाय है, शिष्य की सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर शिष्य ही सोच में पड़ गया, वहां तक सोच जाएगा तो फिर खुद ही ना गुरु हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी सोच में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो। आज हम सेकंड हाउस को यहीं तक करेंगे, धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और फिर कल मिलते हैं शाम को 9 बजे। ठीक है? कोई रिपीटेड क्वेश्चन प्लीज ना करे, कोई अलग क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। जी बताएं। राखी जैन जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने बताया कि जब कभी भी वो वाला ग्रह खाली हो, जैसे आज आपने सेकंड हाउस कराया है, तो उसके अंदर गुरु और शुक्र की फिर प्लेसमेंट देखते हैं। तो सर जी ये हम आगे जाके करेंगे कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे यस सही है? यस यस डेफिनेटली। ओके। और सर ये ये बात मैं और पूछनी। सबको कराऊंगा कि हाँ जी। प्लेसमेंट को कैसे चेक करना है, और ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि गुरु कहीं पर भी कुंडली में बैठा हो, आप उसको उसी जगह से देख लेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में शुभ है कि नहीं है, वहीं से पता लग जाए। और सर ये ऐसे ही जो शुक्र बता दूंगा, ऐसे ही हर ग्रह को बता। और जो हमारी जैसे अपनी, तो मैंने देखा है कि अभी ग्रुप में काफी लोग अपनी पत्री डिस्कस कर, मतलब हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अभी ना ही करें ना, मतलब आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस ना ऐसा पूछे। है राखी जी, ये जो शिष्य होते हैं ये मतवाले होते हैं, कुछ बावले होते हैं। नहीं कर तो रहे जो हैं, हम। करने दो, कोई बात नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ता है ना, करने दो। होता क्या है कि शिष्य में जोश बहुत होता है, तो वो जोश जो है निकलने दो, एक समय आएगा स्थिर भाव आ जाएगा। कोई बात नहीं, शांति बनाए रखो। डिस्कस कर रहे हैं, उससे निकलेगा क्या? सर कैन आई आस्क वन कुछ नहीं क्वेश्चन? निकलेगा, सर मतलब हमारा कुछ कहने का नहीं मतलब ये है निकलना। कि जो भी ग्रह जिसमें बैठा होना चाहिए और जिसमें नहीं होना चाहिए, वो डिटेल्ड अभी हम आगे करते रहेंगे ना, ये तो जितना आप। अच्छा रहेगा कि सूत्रों पर चर्चा करो, ठीक। कुंडली पर नहीं, सूत्र पर चर्चा करो, सूत्र के लॉजिक पर चर्चा करो कि ऐसा क्यों, वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उस बात पर चर्चा करो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ राहुल जी। सॉरी सर, एक मिनट रजिस्टर ही गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कल मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट हाउस जो है वो किस्मत का भाव है, जी ठीक है, और किस्मत के भाव में आपने कहा था कि कोई रेमेडी होती नहीं है, हाँ। ठीक है। तो इस भाव में अगर सोए हुए ग्रह को अगर हम जगाते हैं तो वो रेमेडी से होता है या कैसे होता है आपकी? सोए हुए ग्रह को बिल्कुल ज्यादा दिमाग पे मत डालो,
ये हाँ। 5-5 10-10 मिनट का काम है। सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, ठीक है? उसके मैंने कल भी कहा था मैं जगाने का तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा आधार तैयार कर दूं आप लोगों का, नहीं फिर उसको तैयार कर। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सोए हुए ग्रह को जगाना रेमेडी ही होती है या क्या होता है, मतलब ये ये प्रोसेस सहज क्या है? गति से खुद भी समय के, मैंने कल भी कहा था कि समय के अनुसार भी जागता है। कुछ काम ऐसे करते हैं जो काम करने से भी जागता है। जैसे अगर शुक्र ग्रह किसी का सोया हुआ है, उसकी शादी हाँ, करवा तो शुक्र जाग जाता है। अच्छा हो गया। अब इसको रेमेडी समझ लो या जरूरत समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है सर। एक और बहुत क्वेश्चन था छोटी सी सर मेरा। है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो हाँ वो जी, नहीं। हाँ जी। एक और क्वेश्चन था सर मेरा कि जी। आपने कल बताया कि इसमें जैसे शत्रु ग्रह अगर आ जाते हैं तो हम्म। शत्रु ग्रह 3 बताए आपने इसके, राहु, केतु और शनि। तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन किस में होती है अगर कोई मैंने शत्रु ग्रह हो तो? सूत्र ढंग से नहीं पकड़ा राहुल आपने। मैंने अच्छा। कहा चाहे कितना भी बड़ा पापी ग्रह क्यों ना बैठा हो, हाँ। चाबी शुक्र और गुरु के हाथ में रहे। अच्छा। अगर कुंडली में शुक्र और गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं नहीं नहीं तो सर, मैं पाप, इसकी बात नहीं कह रहा, मैं फर्स्ट वाले सेकंड हाउस हाउस की की, बात, नहीं नहीं, फर्स्ट की बात कर। किसी में भी बैठा हो तो फिर पहले वाले की अच्छा, चाबी सूर्य और मंगल के हाथ में रहती ठीक है ठीक है। मतलब मालिक और टेनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओ सॉरी, मालिक और जो है घर मकान मालिक और जमीन वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी सिचुएशन कैसी होगी उन दोनों की, उससे फर्क पड़ेगा इसका। है। डेफिनेट। और सर एक चीज आज के उसमें थी कि आपने बोला जैसे कि 8वां जो घर है वो दूसरे ग्रह को देखता है, हम्म। ठीक है? तो सपोज कीजिए अगर 8वें घर में गुरु ही हो हम्म। तो वो दूसरे घर को अपने घर को देखते हैं, हाँ। मतलब एक तरीके से उनका अपना घर है, तो वो तब भी मतलब सिचुएशन उसमें खराब होती है या गलत रिजल्ट मैंने देते तो हैं? नहीं कहा बिल्कुल भी। मैंने तो, आपने सूत्र ध्यान से नहीं समझे इसलिए दोबारा वीडियो सुनो। मैंने कहा हाँ। 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तो हम्म। सेकंड हाउस को फायदा मिले। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक पाप ग्रह बैठेंगे तो धन आने को रोकेंगे। है। अच्छा, और जैसे मानिए जैसे अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हो और 8th हाउस में क्या नाम है, गुरु बैठा हो। पोज क्वेश्चन मत कीजिए राहुल, है ना, ये सब वैसे क्वेश्चन हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ सूत्र पे बात करो। ठीक मैंने है अभी समझाया कि सूत्र पे बात करो। ठीक सूत्र पे बात करोगे तुम लोगों ठीक को फायदा होगा। देखो दोनों बातें हैं। ठीक है। सूत्र पे बात करोगे तुम लोगों को फायदा होगा, अगर ग्रहों पे बात करोगे तो मुझको फायदा होगा। मैं फिर दूसरे कोर्स में बुलाऊंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक यामिनी। ठीक ठीक। सूत्र पे बात करने से भी फायदा हो गया सर, मेरा सूत्र करेक्ट हो गया। हाँ हाँ यामिनी जी बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। आज आपने आपने सब सेकंड हाउस में कौन-कौन से हाउसेस रहेंगे उसका आपने थोड़ा-थोड़ा हमें बताया, क्योंकि हम ग्रह पे जब आएंगे तब आप बताएंगे कि कौन से ग्रह कौन से हाउस में रह के क्या फल देते हैं। आपने बुध का नहीं बताया थोड़ा सा भी कि बुध बुध होगा सेकंड हाउस में। बुध सेकंड हाउस के अंदर अच्छा होता है, पर वो अकेला नहीं होना चाहिए, बस ये सूत्र ही रखो। ओके, और अकेला हुआ तो? अकेला हुआ तो गड़बड़ है, फिर वो अच्छा, इतना सक्षम नहीं होता। सो आप उनके बारे में आगे बताएंगे, राइट? तो बताएंगे, अभी तो भाव पे चर्चा चल रही है, ओनली हाँ जी, हाउसेस हाँ। चल रहे हैं, ओनली हाउसेस, है और ना? कल के भी मेरे को 2-3 डाउट्स थे। जैसे आपने एजेस बताई थी कि कौन सी एज में जागृत होते हैं। सो वो जब जागृत हो जाते हैं तो वो जागृत ही मतलब उनका एज शुरू हो जाती है, रह जाती है उनकी एज, या मतलब दोनों उनका ही भी बातें यामिनी जी, कुछ चीजें समय के अनुसार जागृत होते, कुछ काम करने से होती। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, या तो शुक्र 25वें वर्ष में जागृत हो जाएगा या शादी करने से हो जाएगा। अब मान लो किसी की 22वें साल में शादी होगी तो उसका समझो शुक्र पहले ही जागृत हो गया। तो वो उसको जागृत ही 25वें रहता है साल फिर? जागृत हाँ ही जी, रहेगा, एक बार जागृत ओके। हो गया जैसे तो हो गया। हाँ जी, जैसे आपने कहा 32-42 एज में राहु, ऐसे मतलब फिर वो जागृत हो जाते हैं। अब वो हाँ अच्छे हैं बुरे उसके हिसाब से आप काम करते हैं हम लोग ना। हाँ जी हाँ जी। और मून का सिग्निफिकेंस अगर फर्स्ट हाउस में रहता है, जैसे कल हमने मंगल और सूर्य की बात करी, आपने राहु केतु का भी बताया, और अगर मतलब
रिवर्स भी हो जाती है उनकी, अगर 7th हाउस में, मतलब एक एग्जांपल आया था। तो मून अगर फर्स्ट हाउस में हो तो क्या होता है? दिमाग शांत रहेगा, अच्छा, ओके ठंडा ग्रह है, ओके। कूल कूल, ठंडा ठंडा। ज्यादा मतलब नर्म रहेंगे, मतलब बहुत अच्छी, मतलब उनकी बात करने का तरीका, मन से बातें करते हैं, मतलब जैसे मून के सिग्निफिकेंस जो रहते हैं। जी जी। और लता, केतु? नहीं अलग अलग मत पूछिए, अभी आएंगे नहीं, वो सब, आएंगे फर्स्ट थोड़ा हाउस। पेशेंस। अच्छा ठीक, नहीं कोई बात ओके। नहीं, आएगा, आप धैर्य रखो, धैर्य रखो। नहीं नहीं, मेरे को तो हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ लता जी, म्यूट पे हैं लता जी आप। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। कुछ नहीं सर, जैसे आपने फर्स्ट हाउस में बताया था कि वो जमीन मंगल की है और मालिकाना हक सूर्य का है, तो जी, सेकंड में हम जमीन शुक्र की मानेंगे और मालिकाना हक चंद्रमा का मानेंगे। गुरु का। अच्छा, उसमें मालिकाना हक गुरु का होगा, और चंद्रमा क्या होगा फिर वहां? वो उच्च, चंद्रमा वहां पे उच्च के हो जाते हैं, मतलब बस उच्च उच्च, का है। जो ग्रह जहां पर आकर के उच्च का हो जाए, तो ये समझना ये वो स्थान है जहां पर ग्रह आकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होगी। ठीक। हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ ए प्लेनेट, एक्सॉल्टेड स्टेट का मतलब हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ प्लेनेट, कि सेकंड हाउस में आकर के वो बड़ा खुश होता है। चंद्रमा सेकंड हाउस में आके क्यों खुश होता है? एक तो सेकंड हाउस में खाने को बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है। राइट। जब भी मन खुश होता है तो हम क्या करते हैं? खाना खा लो। खाना आदमी क्यों खाता है? टेस्टी खाना क्यों खाता है? क्योंकि आदमी मन खुश हो जाता है। हम कहते हैं 5 स्टार में खा करके आए, हमारा मन खुश हो गया, हम बहुत अच्छी जगह बैठ के खाना खा के आए। अगर टेस्टी फूड मिल गया तो हमारा मन उस दिन वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। चंद्रमा को मिल गया। दूसरा, चंद्रमा को बोलना बहुत पसंद। नहीं वो चंद्रमा अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति करना चाहता है, अर्थात उसके मन में जो चल रहा है वो दूसरों को बता सके। और सेकंड हाउस तो है ही बताने का लोगों को, तो चंद्रमा को तो दोनों ही चीजें मिल गई। चंद्रमा को दोनों ही बड़ा प्रिय है। कलाकार का मतलब क्या है? कलाकार का मतलब होता है इमोशंस की अभिव्यक्ति। आप फिल्में इसलिए देखते हो क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस को आपके सामने ऐसे प्रकट करते हैं कि जैसे वो नेचुरल हो। उनमें ये भगवान ने कैपेसिटी बहुत ज्यादा दी है। वो एक आम आदमी के इमोशंस को पर्दे पे लाने में सक्षम होते हैं। इसलिए फिल्म देख के भी आपको मजा आता है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा यानी इमोशंस की अभिव्यक्ति जो कलाकार जितने अच्छे से कर देता है, हम कहते हैं ये कलाकार ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी, फिल्म में मजा आ गया। और कोई कलाकार अच्छी एक्टिंग ना कर पाए तो हम कहते हैं फिल्म बेकार। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, परंतु चाबी 2 के हाथ में है, गुरु के हाथ में, शुक्र के हाथ में। शुक्र की अब बात। वहां आकर के चंद्रमा खुश है, अर्थात दूसरे भाव में चंद्रमा का तड़का लग जाए तो बारे न्यारे, सोने पे सुहागा। तो सर अगर सेकंड और 8th में कोई ग्रह ना हो तो सेकंड हाउस सोया हुआ माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको मैंने फिर बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाउस के लिए अगर कोई ग्रह ना हो, स्पेशली बताया था गुरु को और शुक्र को देखो। अच्छा, और मतलब इसके अंदर वो फर्स्ट वाला लॉजिक नहीं लगेगा जो फर्स्ट हाउस में लगेगा? उसमें क्या लगा? मेरे को जैसे फर्स्ट हाउस में था ना कि 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं हो तो उसको सोया हुआ मानते हैं। वो सोया हुआ मैं बाद में कराऊंगा, मुझे लगता है सोए अच्छा। हुए ने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो कल बस से इसको सुलाई दूंगा ढंग से, ठीक है ना? ये सोए हुए की बात ही नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, तो बस हाँ कुंडली में संजय हम जी। ये देख लेंगे कि मेरा शुक्र कैसा है और गुरु कैसा है, प्रणाम गुरु जी। हिसाब से हाँ धन प्रणाम प्रणाम। की स्थिति जान लेंगे। गुरु जी, जैसे आज आपने इस सेकंड हाउस के सूतस के बारे में बात की, जी तो जहां तक मैं समझ पाया रेमेडी के हिसाब से भी, कि आपने बताया शुक्र औरत और बाकी स्त्रियां, तो मतलब हमें अपनी जो घर की स्त्री उसका भी सम्मान करना चाहिए। घर की और स्त्री का सम्मान करना चाहिए और बाहर की स्त्रियों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। करना चाहिए। और चंद्रागी माता की सेवा, माता की सेवा। सेवा और लिक्विडिटी से, जैसे आपने कहा कि अगर दूसरा भाव खाली है तो दूध का दान करेगा, तो आई थिंक नहीं, मैंने तो कुछ संजय जी कहा ही नहीं, दूध का तो नहीं जिक्र नहीं, ही मैं जाने अपने से दिया कह है। रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, मैं अपने अपने से कुछ नहीं कहना, अपने से मैं ही कहूंगा इस क्लास में, ठीक है? हाँ जी सचिन जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आप बता रहे थे सेकंड हाउस को हम नॉर्थ वेस्ट से कंसीडर करते हैं, जी तो अगर हमें नॉर्थ वेस्ट जी
आवाज कम हो गई सचिन जी, आपकी आवाज कट गई। सचिन जी आप म्यूट हैं। सचिन जी म्यूट है आप, लगता वहाँ आवाज नहीं पहुंच रही है। जी पहुंच गई हाँ आ गई। हाँ बताइए। नॉर्थ वेस्ट को गुरुजी आपने बताया कि ये सेकंड हाउस है, जी तो अगर नॉर्थ वेस्ट को अगर हम मजबूत कर दें तो हमारा सेकंड हाउस और मजबूत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लॉजिक पकड़ा। हाँ, तो हम ऐसा, और जैसे कि हमारा अभी, अगर मैं अपने प्रेजेंट घर की बात करूं तो मेरा नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है अगर हम उसको और मजबूत करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं? सचिन जी, पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किसे अच्छा मान रहे हो। क्या पता जिसे आप अच्छा मान रहे हो मैं उसे बिल्कुल ही अच्छा ना मान रहा हूँ, अच्छा ठीक है ना। तो मुझे मालूम बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो अभी जी अपन जी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ राजीव जी, पंकज जी अभी आ रहा हूँ, बस मैं राजीव जी से बात। नमस्कार जी। हाँ सर एक क्विक क्वेश्चन पूछूंगा हाँ 3 सेकंड में। हाँ। भाव चलित इसमें देखेंगे या नहीं? भाव चलित में अगर नहीं ग्रह नहीं बदल रहा है। नहीं नहीं राजीव जी, अपन चक्की के अंदर चलाएंगे ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे बस चलाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ राज जी ऊपर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। शायद थोड़ा सा मुझे आंसर मिल गया है जो मेरा क्वेश्चन था कि सेकंड हाउस और 8th हाउस अगर एम्प्टी है तो उसका क्या सूत्र होगा। लाइक उसमें हम सिर्फ अच्छा शुक्र को और बृहस्पति को देखेंगे, राइट? बस बस कि बस उनकी इतना स्थिति ही क्या है। बस बस बस। अच्छा, उसके हिसाब से अगर 8th हाउस एम्प्टी है तो उसका कोई खास सूत्र है कि क्या नहीं सिचुएशन नहीं होगी नहीं, कि बस वो खाली है तो खाली है, अपने सेकंड हाउस को खाली है? देखिए बस। हाँ सेकंड हाउस बस भी उसको खाली है तो देखिए। गुरु और शुक्र को देखिए बस। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ थैंक पंकज यू। जी। सर कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम जी। और आपने एक सूत्र बताया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी तो कुछ लेडीज या कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो है ना बनाना पसंद करते हैं बट खाना पसंद नहीं करते, जी नॉन वेज है या फिर जी कुछ जी भी। जी जी जी। तो सर उस केस में क्या ये सूत्र लागू रहेगा, क्योंकि वो खा नहीं जिस रहे हैं पर बना जिन रहे हैं? लोगों को जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है वो बनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं और वो टेस्ट के बड़े शौकीन होते हैं। किसी चीज को स्वादिष्ट बनाने की कला चंद्रमा के द्वारा आती है, और किसी चीज की प्रेजेंटेशन की कला वो शुक्र के द्वारा आती है। तो ये डिपेंड्स ऑन कि क्या चीज क्या है। ठीक है? हाँ कैलाश जी। नमस्कार सर। शर्मा जी नमस्कार जी। मेरा सवाल तो नहीं था, एक निवेदन ही था जी आपसे बस। हाँ जी हाँ जी। मेरा निवेदन मैंने पहले भी किया था सर। हमारे कुछ और भी हैं शिष्य आपके इंस्टीट्यूशन के, जिन्होंने भंडारी जी का भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी। तो उसके बाद आपकी क्लास हो जाएगी तो सर जितना आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए 2-4 घंटे इकट्ठे पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, आप चिंता ही मत कीजिए कैलाश जी, है ना। वो मैंने बात कर रखी है ना, आप उसकी चिंता ना करो। मैं 2 दिन चेंज करवाने के चक्कर में हूँ। अभी थोड़ा सा नए नए लोग आए हैं, ठीक थोड़ा है, सा चलने दो इसको, धन्यवाद ये जी। 5-7 दिन फिर अपन ठीक कर देंगे। धन्यवाद जी, आपने इसको वो मैंने पहले दिन से ही दिमाग में रख रखा है। हाँ हिरेन जी। सर जी 2 क्वेश्चन है। एक हाँ जी आपने बताया जैसे कि मंदिर में गुरु को स्थापित करना है जी। वो के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गुरु है लेकिन वो मतलब स्वर्गवास हो गया है उनका, तो वो जी उनकी जो आवाज चली गई, हिरेन जी आवाज चली गई आपकी, है ना। सर आ रही है, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ गया। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि गुरु को मंदिर में स्थापित किया है, लेकिन अगर गुरु स्वर्गवास हो गया है और उनकी जो फोटो हमने मंदिर में रखी हुई है, तो उसको कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, उनकी तस्वीर को लगा करके रखिए, उनका पूजन कीजिए, वही बहुत बढ़िया है। जो उन्होंने मंत्र दिया हुआ है उसके नियम की पालना कीजिए। ठीक है? और चलो। दूसरा जो था पहाड़ वाला कॉन्सेप्ट, वो पहाड़ में थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं चला। थोड़ा मतलब सा मैं ये आवाज समझ, आवाज वो जो गड़बड़ आप जा रही है हिरेन जी। ऐसा करो ना, आप व्हाट्सएप पे लिख दो, है ना। आवाज बहुत गड़बड़ हो रही है। अरे सर आवाज हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे लिख दो। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे कल क्वेश्चन डाले थे, मैंने खुद उन आंसर दिए हैं उनके। तो आप बिल्कुल चिंता ना करा करें। कभी हम लेट हो रहे हो तो आप वहां पे डाल दिया करें, आज रात को या सुबह तक मैं उसके आंसर सबको दे दूंगा। धन्यवाद।